अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस मैटर्स और मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अली। इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, जो हमारी मईशत का एक इंतहाई अहम सेक्टर है। ये हमारे एम्प्लॉयमेंट का तकरीबन 40% बनता है और हमारे मुल्क के एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 60%। लेकिन इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ और ग्लोबल कंपटीशन ने इस सेक्टर को काफ़ी हद तक अफेक्ट किया है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए जॉइनिंग अस टुडे इन द स्टूडियो इज़ हसन जावेद, Executive Director of Artistic Garments Industries. Thank you so much for joining us today. Thank you for having me, Mariam. It's a pleasure. Thank you. तो शुरू करते हैं इस इंडस्ट्री के एक ओवरऑल एक ओवरव्यू के साथ। तो आप इस इंडस्ट्री का एक जायज़ा दे सकते हैं, इसके की वर्टिकल्स क्या हैं, specifically when it comes to production and exports? Sure. So as you just informed the audience, textiles contributes to about 40% of our industrial workforce. In Pakistan, it is, I think, our largest employer as an industry. The main segments in this would be spinning, weaving, and garments. And then within weaving, of course, there's towel, there's denim, there's other categories as well, such as home textiles. When it comes to garments, Pakistan has not really kept up to pace with some of our regional competitors, such as Vietnam, Bangladesh, etc. But we have traditionally had a very strong spinning base, and as you mentioned, it contributes about 60% of Pakistan's total exports. So all in all, I would say historically it's been one of our strongest sectors. Of late, it's been facing some challenges. Okay. आप नाज़रीन को बता सकते हैं कि वैल्यू एडेड आइटम्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये हमारे एक्सपोर्ट का तकरीबन 30% बनता है, जो आई थिंक काफ़ी कम है। जी, तो वैल्यू एडेड का मतलब ये होता है कि बेसिकली आप जो है वो अगर डिफरेंट विद इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सेक्टर्स देखें तो इसके अंदर एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी वो होती है जो कॉटन से पहले जो है वो स्पिनिंग करके यान बनाती है, फिर उसके बाद जो है वो वीविंग करती है और फिर उसके बाद जो है वो फाइनली जो गारमेंट सेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो हमारे केस में डेनिम फैब्रिक से उसकी जीन्स बनाएं तो वो उसका जो वैल्यू एडिशन पोर्शन है वो गारमेंट प्रोड्यूसिंग को जो है वो कहते हैं। तो वो इतना कम क्यों है, इसका परसेंटेज इतना कम क्यों है? इसके काफ़ी सारी वजूहत हैं। अगर आप हिस्टोरिकली जो है वो देखें तो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो फोकस रहा है वो कॉटन, क्योंकि जो है वो हिस्टोरिकली वी वर आई थिंक द थर्ड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। नाउ वी काइंड ऑफ स्लिप डाउन द रैंकिंग अ लिटिल बिट, बट क्योंकि हमारी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग जो है वो कॉटन की बेस थी तो ज़्यादातर लोगों का फोकस था कि उस कॉटन को जो है वो प्रोड्यूस करके यान बनाएं, उससे जो है वो धागा बनाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंपनीज ने ज़्यादा वर्टिकली इंटीग्रेशन की तरफ वो लोग गए। सो हमने जब जो है वो टेक्सटाइल प्रोडक्शन अपनी स्टार्ट की इन द लेट 80s एंड अर्ली 90s, वी एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग and as a company we went through vertical backward integration. So from garment we went into denim fabrics and then later on we got into spinning, which is a more basic step I guess you could say. ज़्यादातर पाकिस्तान में जो लोगों का फोकस रहा है वो यही रहा था कि वो सिर्फ कॉटन से जो है वो धागा बना रहे थे और धागे को जो है वो या तो लोकल मार्केट में बेच रहे थे या एक्सपोर्ट कर रहे थे। अगर आप जो है वो ओवरऑल इसकी वैल्यू देखें तो एक आपका जो है वो धागा बिकता है रफली आजकल जो है वो अगर मैं एक बेसिक यान लेता हूँ तो उसके 300 रुपये पर पाउंड का जो है वो धागा बिकता है। अगर आप उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू डेनिम फैब्रिक वो आपका तकरीबन 900 रुपये पर मीटर का जो है वो बिकता है। बट अगर आप उसको जो है वो वैल्यू एडिशन करके गारमेंट में कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन $10 का जो है वो एक्सपोर्ट होता है। एंड यू कैन डू द मैथ दैट इट कम्स आउट टू अबाउट 2800 रुपीज़। सो you're looking at 300 rupees per pound of yarn, and if you convert that into how much is consumed in a meter of fabric, it's about 450 rupees versus almost 3000 rupees for the final garment. So that is what you call value addition, and that is where Pakistan has been lagging behind. हमारे पास यहाँ पर एक जो है वो young population है, about 60% I believe are under the age of 25. We have a very skilled workforce when it comes to garments because we've been around the world and we've obviously done our research, and Pakistan is one of the countries with very high efficiency rates, surprisingly. And that's something that unfortunately we haven't been able to take advantage of as a country. We have an abundant workforce, as I said. They're mostly young, they're quite energetic, they're quite skillful. But if we look at what we've been able to do in the value addition segment, it's far behind what others like Bangladesh and Vietnam have done, and there's various reasons. So इसकी वजह क्या है? I was going to get into that because अगर आप कह रहे हैं कि जो हमारी workforce है वो काफ़ी talented है, क्या वो for lack of a better word क्या वो सेठ की mentality है, क्या वो actual issues है in the conversion process from going from yarn into garments, or is it something that if the economics make so much sense, then why aren't more people switching over? Several reasons. I think एक तो short-sightedness. A lot of people haven't really pushed themselves. They've been very comfortable
कि हम सिर्फ जो है वो कॉटन से धागा बनाएंगे एंड यू नो इट्स relatively easy when it comes to spinning. It's highly automated. The owners don't really need to get involved so much. They don't need to micromanage it as such. If you have a good plant, if you have a good team over there running the show, then you don't really need to be so involved, you know. So that's आपको बेसिकली फैक्ट्री फ्लोर पर नहीं होना। you don't need to be on a factory floor. As you go more downstream, it gets more challenging. So I would say, like, you know, when it comes to weaving, it's a little bit more complex than spinning. And when you get into garment, it's very, very complex, and it's something that really needs a hands-on approach. So I guess, like, you know, a lot of entrepreneurs over here haven't really pushed themselves. They've been a bit short-sighted. Also, it doesn't really help that, you know, over here there's a lack of stability. Every couple of years, as we've seen recently, the government changes. When they come in, you know, as a new government comes in, they bring in, like, you know, a new set of policies. And every few years we talk about a 5-year textile policy, but unfortunately वो हमें नज़र नहीं आती। Usually वो एक 6 महीने की intervention होती है और बहुत सारी जो है वो चीज़ें डिस्कस होती हैं कि अगले 5 साल में हमें ये करना है, हमें अपने विजन 2030 के ऊपर काम करना है, बट वी सी अ लैक ऑफ फॉलो थ्रू. सो आई वुड से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ the entrepreneur's mindset along with government policies, and also various factors which are also perhaps out of our control. So for example, Pakistan for years, as you know, was plagued by this political stability issue. Also, you know, war on terror, we suffered a lot because of that. And even to this day, a lot of consumers, a lot of customers in the West who want to travel here are not able to do so. The ones that do are actually quite pleasantly surprised with what they see on the ground. And a lot of them tell us that you guys are far more advanced than even India, you know, in a lot of cases. For sure, like, you know, miles ahead of Bangladesh when it comes to our infrastructure. So a lot of people have, while there are challenges and while there are, like, you know, problems with our industry, there's also a lot of positives. So recently, for instance, a lot of companies have moved towards greener facilities. There is a certification known as LEED certification by the US Green Building Council, and Pakistan has one of the highest number of LEED Gold and LEED Platinum facilities. And basically what that certification does is it looks at your factory facilities in terms of lighting, in terms of energy, in terms of worker conditions, health and safety. So Pakistan has been making a lot of huge strides in that. When it comes to renewable energy, a lot of companies have been investing into solar, have been investing into water recycling. And like I said, when customers actually are able to come here and see on the ground what's happening, that makes a huge difference. And, you know, everyone wants to see where their products are made. And unfortunately, we've suffered a little bit because of travel restrictions for various companies that were not able to come here. So I would say that's been another drawback for us. Okay. The US has imposed, I think, एक टैरिफ 25% का एक टैरिफ है चाइना के अपैरल के ऊपर। क्या पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठा सकता है? अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको जो है वो टैरिफ के बारे में बैकग्राउंड दे दूं, बिकॉज देयर सीम्स टू बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड यू नो लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस आल्सो. तो पाकिस्तान के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी थी बिफोर April 2 ऑफ दिस ईयर वो 17%. उसके बाद उन्होंने जो अनाउंस किया था पाकिस्तान पे वो था 29%, विच varied from country to country. So for example, Bangladesh का I believe 37% था, शायद वियतनाम का जो है 46% था. I don't have the exact figures, but शायद ऐसे ही कुछ जो है वो figures थे. तो this 29% was going to be in addition to the base 17% that was already there on Pakistani products. Especially I'm in denim, so I can speak for that. So it was going to basically become 17 plus 29, which is 46. उसके शायद 10 दिन के बाद ये चीज़ अनाउंस हुई कि इस वक्त जो है वो फ़िलहाल 90 डेज़ के लिए जो है वो टैरिफ्स पॉज हो गए हैं. एंड लॉट ऑफ पीपल सेलिब्रेटेड एंड थॉट के जो है वो टैरिफ शायद जो है वो फ़िलहाल एटलीस्ट 90 डेज़ के लिए जो है ये मुलतवी हो गए. बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट द केस. देयर इज़ अ 10% बेस लाइन दैट इज़ इन इफेक्ट फ्रॉम April 9th, और वो तमाम कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो अप्लाई करता है. तो इवन इन पाकिस्तान केस वो जो 17% था वो अब 27% हो गया. और 3 महीने के बाद ये मज़ीद ऊपर और जा सकता है डिपेंडिंग ऑन how various countries negotiate with the US government. And I believe those negotiations are already underway. We've seen the UK has been able to cut a deal with them. उनके ऊपर जो है वो शायद अब 10% जो है वो है, और मेनली उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑटोमोबाइल्स में होते हैं. इसी तरह जो है वो चाइना के ऊपर बीच में 145% का जो है वो टैरिफ लग गया था. अब वो जो है वो कट डाउन करके उन्होंने शायद 25% कर दिया है. सो देयर आर स्टिल गोइंग टू बी टैरिफ्स. ये बेसलाइन 10% की जो है शायद ये रिमेन करे. But it now comes down to how Pakistan and other countries now negotiate with the US, what we're able to give them. They're calling it reciprocal tariffs. So basically what the US wants is कि उनकी जो exports हैं वो भी जो है वो साथ में पड़ें. वो एक तो उनके जो है वो domestic manufacturing है जो शायद अब जो है वो उस तरह से revive ना कर पाए, because ज़ाहिर बात है they've now moved on to become more of a service oriented economy, और शायद वहाँ पे उस तरह से अब जो है वो manufacturing ना हो. But वो ये एटलीस्ट आएंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हम टेक्सटाइल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें जो है वो US
produces a lot of cotton. They're amongst like the 3 largest cotton producing countries. So a lot of the countries that now export textiles to them, such as Pakistan, Bangladesh, Vietnam, are scrambling to buy more US cotton. And that's essentially what they want कि उनकी जो है वो exports बढ़ें और हम ज़्यादा US cotton खरीद के उसी के जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करके फिर जो है वापस उनको एक्सपोर्ट करें। तो एज अ कंट्री पाकिस्तान जो है वो अब इस एरिया में जो है वो आई थिंक ज़्यादा सोच रही है और हम शायद वहाँ से ज़्यादा जो है वो US कॉटन इंपोर्ट करेंगे और फिर जो है वो इसी तरह से ज़ाहिर बात है उनकी जो है वो गुड्स की और जो उनकी कमोडिटीज़ हैं उसकी जो है वो डिमांड बढ़ सकती है। Doesn't that seem very counterintuitive कि हम US कॉटन खरीदें ताकि हमारे इंडस्ट्री के लिए when we are such a cotton oriented economy? Actually, we were a cotton-oriented economy. As I mentioned, we were amongst the 3 or 4 largest cotton-producing countries. But unfortunately, we've regressed over there. हमारी जो cotton production होती थी वो तकरीबन 14 million bales की होती थी. अब वो नीचे गिर के जो है वो 5 million bales हो गई है. So you can see there's a massive decline, and our quality, our yields, they lag far behind the rest of the world. और इसमें जो है वो ठीक है कोई नेसेसरली बुरी बात नहीं है बिकॉज अगर आप हमने प्रीवियस सेगमेंट में बांग्लादेश की बात की, वियतनाम की बात की, दे हार्डली प्रोड्यूस एनी कॉटन। सो अगर हम जो है वो थोड़ी बहुत अपनी कॉटन जो है वो डोमेस्टिक ग्रो करें, सेल्फ सफिशिएंट तो हम अब नहीं बन सकते, बट ये है कि हम वैसी दुनिया से जो है वो कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं। हम ब्राज़ील से बहुत करते हैं, हम अफ्रीकन कंट्री से कर रहे हैं, हम यूएस से भी जो है वो कर रहे हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान इवन 2 years ago before all of these the tariff conversation came about, we were the largest importer of US cotton 2 years ago. Last year we were the second largest after Vietnam. तो हम वैसे ही बहुत सारी जो है वो कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं, क्यों ना हम जो है वो US से कॉटन लेकर उसको जो है वो उन्हीं के लिए जो है वो गारमेंट्स में प्रोड्यूस करके और वापस उनको जो है वो एक्सपोर्ट कर दें। इसके ऊपर शायद हमें कुछ कंसेशन भी मिल जाए। So anecdotally, obviously ये जो tariffs हैं have caused a lot of panic. Not just in our country but in other countries as well. तो anecdotally आप बता सकते हैं कि आप या दूसरे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओनर्स हैं, आप लोग क्या पैनिक में हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स? कुछ लोग ज़रूर पैनिक में होंगे, ज़ाहिर बात है, इट इज़ अ स्ट्रेसफुल टाइम, there is a lot of uncertainty, and as I'm sure you've heard, uncertainty is never good for business. So it's hard to kind of plan because एक दिन जो है वो tariffs announce हुए 29% थे, अगले दिन जो है या उसके चंद दिनों के बाद जो है वो ये अनाउंस हुआ कि अभी फ़िलहाल पॉज हो गए। उसके ऊपर भी जो है वो कुछ इनिशियली कन्फ्यूजन थी, हम समझ रहे थे कि शायद बिल्कुल टैरिफ एडिशनल जो है वो हटा दिए गए, बट फिर 10% बेस लाइन है और 90 days के बाद क्या होता है nobody really knows. So that uncertainty is not really helping. बट इस वक्त पैनिक नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। यू हैव टू think it out, you have to logically work with your brand partners, you have to kind of negotiate with them. जाहिर बात है उनके लिए भी इस वक्त जो है वो चैलेंजिंग टाइम्स हैं, बिकॉज पिछले दिनों जो है वो फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट की क्वार्टरली अर्निंग्स आई थी और उन्होंने कहा था कि हम जो है वो अब प्राइसेस भी बढ़ाएंगे, एंड ट्रंप ने आके कहा कि नहीं आप प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते हो। तो वो यही चाह रहा है कि जो कंपनीज हैं वो खुद भी इसको एब्जॉर्ब करें और जो उनके सप्लायर्स हैं वो भी एब्जॉर्ब करें। तो जाहिर बात है ये इस वक्त वैसे ही हम बहुत थिन मार्जिन के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर जो है वो आपने मजीद जो है वो अब हेयर कट लेना है या जो है वो डिस्काउंट्स देने हैं, तो जाहिर बात है वो फिर आपके जो मार्जिन ऑलरेडी श्रिंकिंग थे वो मजीद अंडर प्रेशर आ जाते हैं। तो उसकी वजह से थोड़े से चैलेंजेस हैं, बट एज अ कंपनी वी बिलीव इन लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स। वी बिन वर्किंग विद सर्टन ब्रांड्स फॉर अबाउट 20 years नाउ, एंड वी सीन टफ टाइम्स बिफोर। इससे पहले हमने कोविड में भी जो है वो ऐसा टाइम देखा था कि बिल्कुल ही पूरी दुनिया ही बंद हो गई थी, एंड जो है ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जो है बिजनेस रिवाइव हो पाएगा, एंड देन विद इन 60 days वी सॉ कि जो है वी वर ओवरबुक्ड, सो वीव सीन these unprecedented times before, and we worked it out, and inshallah इसमें भी आगे जो है वो we're quite confident कि as a company we'll work it out, and as a country also I think Pakistan relies so much on textiles, and I think जो policy makers हैं, जो the powers that be, they are also thinking in the right direction. I believe there are groups that are going from here to DC to talk with those who are the right stakeholders over there, and recently हमने कुछ positive बयान जो है वो वहाँ के प्रेसिडेंट के भी सुने हैं, especially after the ceasefire. He said, I want to do a lot of trade with Pakistan, and recently there's been, I feel like some sort of positive momentum building up for Pakistan. So let's hope that we play our cards right and we're able to get a win out of this. Again, obviously Trump एक इंतहाई mercurial आदमी है, so whatever his administration comes up with, we just have to roll with the punches. लेकिन आपने बात की थी ब्रांड पार्टनर्स के बारे में, तो आपने क्या अपने बायर्स में जो सोर्सिंग पोटेंशियल सोर्सिंग है उसमें आपने कोई तब्दीली नज़र आई है?
शुरू में देयर वाज अ लिटिल बिट मोर ऑफ अ पॉजिटिव टिल्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान बिकॉज जैसे मैंने जो है वो हमारे दो जो मेन कंपेटिटर्स हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं उनका बताया बांग्लादेश और वियतनाम के टैरिफ हमसे ज़्यादा जो है वो हायर साइड पे थे एंड अल्टीमेटली अगर आप जो है वो एटलीस्ट डेनिम में देखें इवन होम टेक्सटाइल में टू अ लार्ज एक्सटेंट सो द वैल्यू दैट दे गेटिंग आउट ऑफ पाकिस्तान is not to be taken lightly. You know, they get a fantastic product out of Pakistan when it comes to prices. We're quite competitive. As I mentioned, like, you know, the factories, the compliances over here, the state-of-the-art technology that a lot of companies have, like, you know, implemented over here in the last few years. It's almost second to none. So I think that we still are giving them a great product at a great price. And if all other things remain constant, then I think Pakistan should do okay. बिजनेस मैटर्स के इस एपिसोड में शामिल होने का शुक्रिया. A big thank you to our guest for joining us today and join us next week as we continue to uncover Pakistan's business landscape. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.